लीज तो है ही, सारी सिस्टम वही होगा जो लीज के अंदर होता है। एक लेसर होगा, एक लेसी होगा। लेसर यानी कि पट्टादाता, लेसी यानी कि पट्टेदार। तो हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लेते हैं ये है लेसर, पट्टा दाता, ठीक है। और यहां बना देते हैं हम लेसी, पट्टेदार। दार मतलब किराएदार, जैसे किराएदार होता है ना, वैसे पट्टेदार। ओके, अब इस केस में क्या होगा, यहां पर इस बेचारे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। किसको? इस लेसी को क्या करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इसको एसेट्स की जरूरत है, किसी संपत्ति की जरूरत है। मान लेते हैं किसी मशीनरी की इसकी रिक्वायरमेंट है, कोई मशीन चाहिए इसको फॉर एग्जांपल के लिए। अब इसके पास है नहीं, तो अब ये दौड़ा दौड़ा गया इसके पास में, लेसर साहब के पास में, है ना। मान लेते हैं ये है मिस्टर ए और ये है बी। तो मिस्टर बी जो है वो ए के पास में गया कि ए, मिस्टर बी बोल रहा है ए, मैंने सुना है तुम एसेट्स जो है वो लीज पे देते हो। ए ने बोला बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल देते हैं लीज पे। बोला मेरे को भी चाहिए एक मशीन, मेरे को भी दे दो, हर महीने आपका रेंट पे कर दूंगा मैं, उसका जो भी तुम्हारा लीज रेंट होगा वो मैं पे कर दूंगा, मिनिमम लीज रेंट पे कर दूंगा। कौन बोल रहा है? बी बोल रहा है। किसको? ए को। ए ने बोला ठीक है भैया, लो, तुमको कौन सी जो है एसेट चाहिए, तुमको कौन सी मशीनरी चाहिए? तो बी ने बता दिया। ए अब क्या करेगा इस बार? ए इस बार क्या कर रहा है? देखो, ए अलग कर रहा है। ए जो है वो गया वेंडर के पास, वेंडर मतलब विक्रेता, और ए ने क्या किया, इस विक्रेता से, इस वेंडर से एसेट्स यानी कि वो मशीनरी परचेज कर ली। फॉर एग्जांपल के लिए मशीन जो एसेट्स है वो परचेज कर ली। किसने करी इस बार परचेज? मिस्टर ए ने। और इस वेंडर को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। अब इस मशीन का ऑनर कौन हो गया? ए। इस मशीन का ऑनर कौन है? ए, स्वामी ए है। ओके, और ये मशीन किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी? इसको ट्रांसफर कर दी, भेज दी इसको, या लीज पे दे दी इसको, क्या ले जा, क्या दे दी? मशीन। अब बी के पास में क्या आ गई? मशीन। बी उससे बिजनेस करेगा और इसको क्या देगा? लीज रेंट। अब आप बोलोगे कि सर फिर डिफरेंस क्या हुआ फाइनेंस लीज में और ऑपरेटिंग लीज में? डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस एक तो आपको मैंने दिखा दिया। इस बार एसेट कौन परचेज कर रहा है? लेसर कर रहा है। फाइनेंस लीज के अंदर एसेट कौन परचेज करता था? यही परचेज करता था, ये तो केवल उसको वेंडर को पेमेंट कर देता था। पहला डिफरेंस। दूसरा अब आ रहा है, यहां पर इस एसेट्स की ऑनरशिप इसके पास में है। तो सर कोई बोले कि ऑपरेटिंग लीज में, फाइनेंस लीज में भी ऑनरशिप तो इसके पास ही होती थी, लेकिन यहां पर ये जो एसेट बी को दी जा रही है ये लाइफ टाइम के लिए नहीं दी जा रही। ये जो एसेट ट्रांसफर की जा रही है ये नॉट फॉर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए नहीं दी जा रही, ये कुछ फिक्स टाइम के लिए दी जा रही, हमेशा के लिए नहीं। फाइनेंस लीज में क्या होता था, इसके पास जो एसेट होती थी लेसी के पास, वो हमेशा के लिए रहती थी, जब तक वो संपत्ति बंद नहीं होगी, खराब नहीं होगी, वो पूरी खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक ये उसका यूज करता था और रेंट पे करता था। यहां ऐसा नहीं है, यहां टाइम पीरियड होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वह एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। तो केवल कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए एसेट दी जाएगी, तब तक ये लीज रेंट पे करेगा। उसके बाद ये एसेट वापस ले लेगा अपने पास में, किसी और को लीज पे दे देगा। डिफरेंस आया समझ में? नेक्स्ट,
फाइनेंस लीज में क्या होता था, डेप्रिसिएशन इसको अलाउ होता था, डेप्रिसिएशन इसको अलाउ होगा ऑपरेटिंग लीज में। फाइनेंस लीज में क्या होता था, ऑनरशिप इसके पास, डेप्रिसिएशन भी इसके पास। फाइनेंस लीज में ऑनरशिप इसके पास होती थी लेकिन डेप्रिसिएशन ये लगाता था, यहां डेप्रिसिएशन इसके पास। फाइनेंस लीज में जो मेंटेनेंस एक्सपेंस है, जो रिपेयरिंग एक्सपेंस है, जो इंश्योरेंस है, वो सारे खर्चे उस एसेट्स पे कौन करता था, लेसी। यहां सारे खर्चे कौन करेगा, लेसर। तो जो भी एसेट्स के ऊपर इंश्योरेंस का खर्चा है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो रिपेयरिंग हो, वो सब एसेट की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी ए की। बट फाइनेंस लीज में एसेट की जिम्मेदारी पूरी बी की होती है, ए तो केवल उसका ऑनर होता है। यहां पर ऑनर भी ये, डेप्रिसिएशन भी इसको मिलेगा, इंश्योरेंस का खर्चा भी ये करेगा, बस मेंटेनेंस का खर्चा भी ये करेगा, रिपेयरिंग का खर्चा भी ये करेगा, और कुछ टाइम के लिए एसेट दे दिए, तब तक लीज रेंट प्राप्त करेगा। वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में एसेट अपने पास ले लेगा, किसी और को लीज पे दे देगा। बट फाइनेंस लीज में ये सब नहीं होता। तो ऑपरेटिंग लीज कौन सा होता है, जो नॉट अ फाइनेंस लीज, जो फाइनेंस लीज नहीं होता वही क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज होता है। ओके, आया समझ में, बताइए। इसकी जर्नल एंट्री करा देता हूं फिर। अब ऑपरेटिंग लीज के केस में क्या क्या जनरल एंट्रीज होती है, आइए हम उसको समझते हैं और अच्छे से करते हैं। सॉरी, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। किस केस में, कौन सा लीज है, इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। गुड इवनिंग ललित। लीज वाला चैप्टर चल रहा है और इसके जो एक दो लेक्चर हो गए हैं वो तेरे को लाइव क्लासेस वाले टैब में मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मॉर्निंग में 10 बजे के बाद में कॉल कर देना, तेरे को समझा दिया जाएगा। ओके, लेक्चर ढूंढने में। ओके, अब आइए यहां पर ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर, यानी कि हमारे इस केस में कौन है, बी, उसकी बुक्स में क्या क्या एंट्री होती है। इसमें सबसे फर्स्ट एंट्री होगी ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स परचेज करेगा लीज वाली, तो ये एंट्री करेगा एसेट्स ऑन लीज अकाउंट डेबिट, एसेट्स ने लीज को दे दी, और ये एसेट जो इसने लीज पे दी है वो किससे खरीद के दी है, तो जिससे खरीद के दी है उसको पेमेंट तो किया ही होगा, तो टू बैंक। और अगर पेमेंट नहीं किया, उधार खरीद रहा है, तो टू सप्लायर। भाई मिस्टर बी ने वेंडर से, विक्रेता से एसेट्स खरीदी होगी ना, तो अगर वेंडर को पेमेंट कर दिया है तो टू बैंक, अगर पेमेंट अभी तक नहीं किया है तो उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि उधार है, लायबिलिटी होगी हमारे लिए। नेक्स्ट है एसेट्स गिवन टू लेसी ऑन लीज। जब एसेट्स किसको दी जाएगी, लेसी को। क्यों दी जाएगी, लीज पर। जब पट्टे पर मिस्टर बी को, मिस्टर बी नहीं, ये मिस्टर ए की बुक्स में है, आप लोग भी, ये तो ए है ना, हाँ, बी कहां से आ गया,
लेसर तो ये था ना हमारे इस एग्जाम्पल में, ये देखो, बोला भी नहीं मेरे को, ए था ना, ए लेसर है ना, इसकी बुक्स में कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो जब ए जो है वो लीज पे किसको एसेट्स देगा, बी को, बी कौन है, लेसी, तो लेसी को जब वो एसेट्स ट्रांसफर करेगा तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो देखो बेटा, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होती, एसेट्स को लीज पे देने की कोई एंट्री नहीं होती, केवल परचेज करने की एंट्री होती है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज है। फाइनेंस लीज होता तो एंट्री होती। हाँ, पर रेंट तो रिसीव करेगा ना, लीज रेंट तो रिसीव करेगा, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ लीज रेंटल, ऑन रिसिप्ट ऑफ लीज रेंटल, लीज रेंट रिसीव करने पे ये क्या एंट्री करेगा, इसको रेंट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया, और टू क्या कर देगा, लीज रेंटल, लीज रेंटल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये इसके लिए इनकम है, इनकम है ना, आय है, नॉमिनल रूल, जो भी इनकम होती है, लाभ होता है, उसको क्रेडिट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, और क्या एंट्री करेगा, डेप्रिसिएशन अलग होता है इसको, है ना, ऑन चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, आस ऑन एसेट, क्योंकि इस बार ये लेसर है, और लेसर यानी कि जो पट्टादाता है उसको क्या होता है, संपत्ति पे इस बार डेप्रिसिएशन लेने का हक होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में डेप्रिसिएशन लेसर को मिलता है, तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हानि होती है, नॉट नॉन कैश हानि होती है, लेकिन हानि जरूर होती है। और टू, इसे लीज ऑन एसेट जो है वो क्रेडिट कर देगा, जो इसने सबसे फर्स्ट एंट्री में डेबिट किया था, लीज एसेट ऑन लीज, एसेट ऑन लीज, टू एसेट्स ऑन लीज, कौन सा बताऊं, ये देखो, ये देखो, ये एसेट ऑन लीज है ना, ये डेबिट हुआ, संपत्ति थी, डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो संपत्ति कम होती है, संपत्ति का ह्रास होता है, तो क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, अब ये क्या करेगा, जो इसका डेप्रिसिएशन है उसको, या फिर जो इसका लीज रेंट इसको मिला है, ये रहा लीज रेंट मिला है ना इसको, ये रहा, ये रेंट मिला है, इसको कहां ट्रांसफर करेगा, पीएनएल में, तो लीज रेंट ट्रांसफर टू पीएनएल, लीज रेंट ट्रांसफर टू पीएनएल, एंड में, ईयर एंड में जो भी इनकम होती है या जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो यहां पर भी किया जाएगा, ये लीज रेंटल जो क्रेडिट है ये डेबिट हो जाएगा, लीज रेंटल अकाउंट डेबिट, टू कर देंगे पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने अभी बोला पीएनएल अकाउंट के अंदर ईयर एंड जब होता है, पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है, तब कोई भी इनकम हो उसको भी पीएनएल में डालते हैं, कोई खर्चा हो तो उसको भी पीएनएल में डालते हैं, तो डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन को भी पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन देखो यहां पर डेबिट है ना, तो यहां क्रेडिट हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन, और पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि लॉस जो होता है वो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में जाता है। ओके, बताओ, ये लेसर की बुक्स के अंदर जनरल एंट्री हो गई, अब हम लेसी की बुक्स में करेंगे, बताओ जल्दी से, अब हम लेसी की बुक्स में करेंगे, आगे समझ में, करो रिप्लाई फटाफट, फिर लेसी की बुक्स में भी हम जनरल एंट्री कर देते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू, बढ़ो आगे। जनरल एंट्रीज
इन द बुक्स ऑफ लेसी। कौन सा लीज चल रहा है? ऑपरेटिंग लीज। और हमारे एग्जाम्पल में लेसी कौन था? बी। पट्टेदार कौन था? बी। बिजनेसमैन कौन था? बी। ओके। सबसे फर्स्ट एंट्री जो इसमें होती है इसकी बुक्स में, वो वैसे होनी चाहिए ऑन रिसिप्ट ऑफ एसेट ऑन लीज। लीज पे जब ये संपत्ति प्राप्त करता है, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं होती। क्यों एंट्री नहीं होती? क्योंकि इसकी वो संपत्ति है ही नहीं, तो ये क्यों एंट्री करेगा? संपत्ति है लेसर की, उस पर डेप्रिसिएशन लेसर को मिलेगा, उसकी रिपेयरिंग लेसर को करनी है, मेंटेनेंस लेसर को करना है, इसको तो केवल यूज करना है और उसके बदले रेंट देना है। तो ये अपनी बुक्स में क्यों दिखाएगा उसको? अगर आप किसी मकान को किराए पे लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई बिजनेसमैन है, उसने किसी बिल्डिंग को किराए पे लिया हुआ है, तो वो अपनी बैलेंस शीट में उस बिल्डिंग को दिखाएगा क्या? वो क्यों दिखाएगा? उसकी थोड़ी है बिल्डिंग। तो सेम चीज यहां पर भी है, तो ये भी कोई एंट्री नहीं करेगा, एसेट को डेबिट करेगा ही नहीं। लेकिन फाइनेंस लीज में करना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंस लीज के अंदर लाइफ टाइम एसेट मिल जाती है, ऑनरशिप नहीं मिलती, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने का हक मिल जाता है, रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ता है। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट आता है ऑन पेमेंट ऑफ लीज रेंटल। हाँ, इसकी जरूर होगी। ऑन पेमेंट ऑफ लीज रेंटल। लीज रेंटल का जब पेमेंट किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी? इसके लिए लीज का जो रेंट पे कर रहा है, यानी कि किराया पे कर रहा है, वो तो खर्चा है, तो लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू कर देगा बैंक। ओके, पे कर दिया। नेक्स्ट, अब जो ये लीज रेंट है इसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा? पीएनएल में, ये रेंट के अंदर। डेप्रिसिएशन इसको अलाउ होता नहीं, रिपेयरिंग इसको करनी नहीं पड़ती, मेंटेनेंस इसको करना नहीं पड़ता, इंश्योरेंस का खर्चा इसको करना नहीं पड़ता, तो जो लीज रेंट है उसको सीधा पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर टू पीएनएल। तो यहां पर लीज रेंट जो डेबिट है वो हो जाएगा क्रेडिट, और पीएनएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये उसके लिए खर्चा है और खर्चा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। बस ये तीन एंट्री, दो एंट्री करेगा, फर्स्ट तो करेगा भी नहीं, हर बार लीज रेंट का पे करेगा और उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा। बस हो गया ऑपरेटिंग लीज। आया समझ में? अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस करवा दूं मैं, फटाफट फटाफट रिप्लाई कर दूं, फिर मैं इनके बीच का आपको डिफरेंस करवा देता हूं, फिर हमारे सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। मैंने इस चैप्टर को फालतू कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है, सिंपल सिंपल जो चीजें हैं वो मैंने आपको सीधी सीधी बता दी, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहे नहीं। ओके विक्की, सैजल, साहिल, पुष्पांजलि, साक्षी, थैंक यू। चलो अब हम कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन, और डिफरेंस भी कोई थ्योरी की तरह नहीं कराऊंगा, मैं इस तरीके से कराऊंगा कि आपको याद रहे, एग्जाम के अंदर समझ आ जाए, और एग्जाम में वो याद करके आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाए, मैं इस तरीके से आपको करवाऊंगा। ठीक है, ओके, तो हेडिंग डाल देते हैं डिफरेंस बिटवीन, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में डिफरेंस, सिंपल सी टेबल बना देते हैं। एक में लिख देते हैं बेस ऑफ डिफरेंस
और फिर यहां कर देते हैं, एक में ऑपरेटिंग, एक में फाइनेंस, सिंपल एकदम। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, परिचालन पट्टा, वित्तीय पट्टा, और यहां पर बेस ऑफ, बेस क्या है, ठीक है, उसका आधार क्या है, डिफरेंस का बेस क्या है। सबसे फर्स्ट जो मैं बेस ले रहा हूं वो है ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, मतलब जो संपत्ति है उसका मालिकाना हक किसके पास में रहता है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, इसमें किसके पास रहता है, लेसर के पास। फाइनेंस लीज में किसके पास, लेसर के पास, और इसमें भी किसके पास रहता है, लेसर के पास। तो नो डिफरेंस, और ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन कौन क्लेम करता है, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन हास कौन लगाता है इस पे, फाइनेंस लीज में कौन लगाता है, लेसी लगाता है, और इसमें कौन लगाता है, लेसर लगाता है। यस, है ना, पट्टेदार लगाता है, पट्टेदार, पट्टा दाता लगाता है। इसके अंदर टेन्योर क्या होता है लीज का, टेन्योर ऑफ लीज, टेन्योर मतलब लीज की अवधि, पट्टे की अवधि, कितने टाइम के लिए एसेट ट्रांसफर की जा रही है उसकी अवधि क्या होती है। इसमें लाइफ टाइम के लिए एसेट ट्रांसफर कर दी जाती है, लाइफ टाइम, किसकी लाइफ, उस एसेट्स की लाइफ, संपत्ति की जो पूरी जिंदगी है, 10 साल 5 साल जो भी उसकी लाइफ है, वो पूरी की पूरी, उस पूरी लाइफ तक, उस एसेट्स की पूरे जीवन काल तक, उसकी जिंदगी तक उसको कौन यूज करता है, लेसी यूज करता है। और इसमें फिक्स्ड टाइम होता है, फिक्स्ड पीरियड, टाइम तो सही नहीं, फिक्स पीरियड बोल सकते हैं, टाइम वर्ड सही नहीं, फिक्स पीरियड, यहां तो लाइफ टाइम बोल सकते हैं, चलो फिक्स पीरियड को एक निश्चित अवधि तक किया जाता है, 1 साल 2 साल, और उसके बाद में वो एसेट्स वापस ले ली जाती है लेसर द्वारा, और बाद में उसको किसी और को लीज पे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का क्या मामला है। 4th नंबर, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग, रखरखाव और मरम्मत कौन करता है, इसमें विचारा करता है लेसी। यस, लेसी लिखा है, देखो मैंने, पट्टेदार, किराएदार, और इसमें कौन करता है, लेसर, पट्टादाता, मालिक, जो उसका ओनर है। इंश्योरेंस कौन पे करता है, इंश्योरेंस लायबिलिटी, ये मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग लायबिलिटी एक तरह की, और इंश्योरेंस भी एक तरह की लायबिलिटी है। इंश्योरेंस लायबिलिटी किसकी होती है, लेसी की, इसमें लेसर की। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, पूरा यकीन हो गया है, क्या यकीन हो गया है कि आपको इन दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया है। और अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल शब्दों का उपयोग करूं तो ये तो मेरे को फिर भी फाइनेंस वाला, लीज वाला ना, ये तो मेरे को लीज लगता है, ये तो मेरे को लीज लगता ही नहीं, ये किराए पे दे दी संपत्ति, है ना। हाँ, बस फर्क इतना है कि जो लेसी ने बोला वो संपत्ति उसको किराए पे लेके दी है, और उसके बोलने से लेके दी है, इसलिए लीज बोल दिया। ओके।